नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहने में ही हम सब की भलाई है। क्योंकि मानव कल्याण की भावना लेकर अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। क्योंकि हम ऐसे संकटकालीन दौर से गुजर रहे हैं जिसका सामना भी करना है और हमें अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे भी चलाना है। तो आप लगातार प्रयासरत रहें, निर्देशों का आदेशों का पालन करते रहें, सुरक्षा के जो उपाय हैं उनको अपनाते रहें और अपने अध्ययन परंपरा को भी जारी रखें। आइए आज बात करेंगे हम उपसर्ग की। उपसर्ग क्या होता है, हमने अव्यय में जो प्रकरण आया अव्यय का उसमें थोड़ा सा जाना कि उपसर्ग निपात होते हैं। चादय और प्रादय दोनों ही तरह के निपात होते हैं, लेकिन वो प्रादय अगर क्रिया के साथ में जुड़ते हैं तब वो उपसर्ग बनते हैं। देखिए उपसर्ग शब्द जो है, उप का अर्थ हम जानते हैं पास में, नजदीक या पास के अर्थ में और छोटा अर्थ में, और सृज का मतलब सृजना करना, बनाना। तो ऐसा शब्द कोई जो कि किसी धातु या शब्द के साथ लगने पर उसका एक नया ही अर्थ बना देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ऐसा शब्द होता है उपसर्ग। इसके जो सूत्र है उपसर्ग संज्ञा करने वाला वो ये देखिए। पहले हमने बात कर ली थी वहां पे भी, लेकिन यहाँ पे फिर से अब तक बात उपसर्ग की ही है। तो कहिए उपसर्ग का हाथ क्रिया योगे, क्रिया योगे। इसका अर्थ क्या है कि क्रिया के योग में, क्रिया के योग में प्रादय उपसर्ग संज्ञक होते हैं। इससे क्या बात स्पष्ट होती है, जो प्रादय हैं 22 प्र इत्यादि, जिनको हमने अव्यय प्रकरण में अव्यय समझा था, निपात समझा था, चादय और प्रादय दोनों ही तरह के निपात हमने देखे वहां पे। वो निपात संज्ञक जो अक्षर हैं अगर उनके साथ क्रिया का योग हो जाए, यही कंडीशन है विशेष। क्रिया के योग में अगर प्रादय होते हैं तो फिर वो उपसर्ग संज्ञक होंगे, फिर उनको हम उपसर्ग कहेंगे। यानी कि क्रिया रहित प्रादय प्र इत्यादि वो क्रिया के रहित रहते हैं, तब वो निपात होकर, निपात संज्ञक बनकर, निपात होकर अव्यय रहते हैं। अगर वो क्रिया रहित है प्रादय तो निपात होकर अव्यय की श्रेणी में परिगणित होते हैं, लेकिन अगर क्रिया के योग में आते हैं तो वही प्रादय उपसर्ग संज्ञक हो जाते हैं, यानी फिर वो उपसर्ग बन जाते हैं। एक तो ये बात हमें ध्यान देने वाली बात है, जो 22 प्रादि हैं उन 22 प्रादियों का क्या होता है, धातु से पूर्व प्रयोग होता है। ते प्राग धातु, यानी कि वो जो उपसर्ग हैं वो प्राग यानी पूर्व में, धातु यानी धातु से प्रयुक्त होते हैं, यानी धातु से पूर्व में उनका प्रयोग होता है। ध्यातव्य बिंदु है ये, धातु से पूर्व में, पूर्व में प्रयोग। यह भी देखना जरूरी होता है कि इनका प्रयोग आखिरकार धातु के बाद में होता है या पहले होता है। तो लिखा पूर्व प्रयोग, धातु से पहले प्रयोग होता है इन उपसर्गों का, और ये गति संज्ञक हैं। गतिस्थ सूत्र है, इससे जो उपसर्ग हैं पूछा जाए प्रश्न, उपसर्ग और उपसर्गों की और कौन सी संज्ञा होती है, तो गति संज्ञक होते हैं। गति संज्ञक होते हैं, प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उपसर्गों की और क्या संज्ञा है, गति संज्ञक।
उपसर्ग यदि संज्ञक हो गए धातु से पूर्व इनका प्रयोग होता है। जो उपसर्गों के बीच में उपसर्ग और धातु उन दोनों के बीच में जो मेल होता है, उपसर्गों व धातु के मध्य जो संबंध होता है, संबंध या मेल जो होता है, संधि यानी कि संबंध या संधि नित्य रूप होती है, नित्य रूप होती है। यानी कि उपसर्ग और धातु के बीच में जो जुड़ाव होगा वो संधि कार्य के माध्यम से ही होता है, नित्य संधि होती है वहां पे। फिर और क्या बात है यहाँ पे, यानी कि कोई धातु में एक उपसर्ग है, कोई में ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि किसी धातु के साथ एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। किसी भी धातु के साथ एक या एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखने वाली। हम सोचे कि सिर्फ धातु के साथ एक उपसर्ग लगता है, धातु होती है, प्रत्यय होता है, शब्द बन गया, ऐसा नहीं है। एक या एक से अधिक भी प्रत्यय उपसर्ग वहां पे लग सकते हैं। और क्या है, अब एक से अधिक उपसर्ग की बात हुई तो दो उपसर्ग अगर साथ में आते हैं तो उनके बीच में भी संधि कार्य होगा। यानी दो से अधिक, दो या दो से अधिक, या यूं समझे दो उपसर्गों के बीच में, दो उपसर्गों के बीच संधि कार्य हो रहेगा। अगर दो उपसर्ग एक साथ आ रहे हैं पूर्व में तो वो भी संधि कार्य के माध्यम से जुड़ करके आएंगे, संधि कार्य होगा। इस तरह की बातें हैं कुछ, उनको हमें ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं उन उपसर्गों की तरफ, उनके अर्थ की तरफ और उनके उदाहरण की तरफ। हम रखेंगे एक साइड में उपसर्ग, फिर उनके अर्थ और फिर उनके उदाहरण। आप इसको सुरक्षित कीजिए। देखिए यहाँ पे उपसर्ग रखे हमने, अर्थ रखे उनके और उदाहरण रखे। ये इस तरह से सजाना इसलिए है कि कम समय में हमारा काम हो, आसान हो, जल्दी हमारा कार्य हो, समय कम लगे, उस समय की बाध्यता को भी देख रहे हैं और हमारा काम भी हो जा रहा है आसान। उपसर्ग है इधर 10 रखे हैं हमने, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निश, दुर, दुष, बी, आंग। आंग का आ बनता है। इस तरह से बोलते हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निश, दुर, दुष, बी, आंग। इस तरह की फ्लुएंस में बोलेंगे। और अर्थ देखिए इनके, प्र से प्रकृष्ट यानी अच्छा, श्रेष्ठ के अर्थ में अधिक, अधिकतर, कोई चीज कम है और अधिक बताना हो तो ये प्र उपसर्ग का यहाँ पे हम लेते हैं विधान। परा जो है निषेध और विपरीत। परा या तो किसी को मना करता है कि भाई ऐसा मत करो, और या विपरीत अर्थ में कि कुछ अच्छा हो रहा है, परा लगा दिया, गलत हो जा रहा है। जैसे जयते, जीत होती है, परा लगा दिया, पराजयते, हार हो गई। इसी तरह से अप जो है उसका अर्थ है न्यून, कम और हीनता, यानी या तो कमी हो, न्यूनता हो या हीनता का भाव जहाँ पे प्रदर्शित करना हो किसी भी क्रिया के साथ, तो वहाँ पे अप उपसर्ग लगाते हैं। सम उपसर्ग हमेशा ही अच्छे के अर्थ में होता है, अच्छा, उचित, सम्यक, सुष्ठु, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके लिए, उन अर्थों के लिए सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अनु जो उपसर्ग है, अनुगमन में दिख ही रहा है, गमन यानी जाना, अनु यानी पीछे पीछे,
तो पीछे अर्थ में क्या अनुगमन, अनुसरण करने के अर्थ में। अनुसरण करते हैं, कोई श्लोक बोल रहा है उसके साथ साथ हम भी बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, कोई मंत्र बोल रहा है मंत्र के उच्चारण कर रहे हैं, तो ये अनुसरण या अनुगमन पीछे कहलाता है। अब जो उपसर्ग है वो नीचे या समझने के अर्थ में। अब उपसर्ग है वो या तो नीचे अधोगति के बारे में बताते हैं या फिर समझ के बारे में, अवगच्छति, अवगमनम, इस तरह के जो शब्द हैं वो अब उपसर्ग से निष्पन्न होते हैं। जो निर और निश ये दोनों ही जो उपसर्ग हैं, कहीं पर स आता है कहीं पर र आता है, ये उससे आगे आने वाले अक्षर पे निर्भर करता है कि कौन सा आएगा, लेकिन दोनों का स्वरूप एक ही है, तो इनका अर्थ भी एक ही होगा, मनाही या निषेध। यानी निर और निश दोनों ही उपसर्ग, मनाही या तो मना करना हो या निषेध, उसका बिल्कुल से नकारना, नकारात्मकता का भाव जहाँ पे हो वहां निर और निश उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। उदाहरण भी देखेंगे, दूर और दुस, ये दोनों ही फिर से र और श, इन दोनों का विधान अगले अक्षर पे निर्भर करता है। तो दूर और दुष का जो अर्थ है कठिन या दुष्कर, कोई भी कार्य कठिन हो या दुर्भर हो, दुष्कर हो, उस परिस्थिति में उस क्रिया को बताने के लिए दूर और दुष का उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। वी जो उपसर्ग वो अपने आप में ही अच्छा है, अच्छे के अर्थ में, विशिष्ट के अर्थ में है, विशिष्ट या रहित या श्रेष्ठ को बताने के लिए वी उपसर्ग लगाते हैं। आन से आ विसर्ग जो है उपसर्ग वो विपरीत या सीमा, या तो कोई भी धातु है, क्रियापद है, वो आ से रहित बन रहा है, तब तो हम उसको अलग अर्थ में लेंगे, लेकिन जैसे ही आ लग जाएगा वो उसके जस्ट विपरीत अर्थ में बदल जाएगा। तो ये विपरीत या सीमा जो है होती है, उसकी अंतिम सीमा, वो अर्थ जहाँ पे लगाना हो वहां आ उपसर्ग लगाएंगे। अब आइए हम उदाहरणों की तरफ ले चलते हैं आपको। प्र उपसर्ग से कौन से शब्द बन रहे हैं, देखिए प्र उपसर्ग, री धातु थी यहाँ पे, री धातु से क्रियापद बन रहा है प्र, ये हरती, और प्र लगा दिया तो प्रहरती। देखिए हरती अगर अकेला ही होता क्रियापद तो इसका मतलब होता हरण करता है, लेकिन प्र उपसर्ग लगाते इसका अर्थ बदल गया है, इसका अर्थ बदल गया है, बन गया प्रहरती, यानी प्रहार करता है, नमती नमस्कार करता है, लेकिन प्र और लगाते ही क्या हो गया, प्रणमती प्रणाम करता है। इस तरह के अर्थ परिवर्तन देख रहे हैं। परा उपसर्ग से बन रहा है पराजयते, लेकिन आप अलग करके देखिए, परा उपसर्ग अलग है, जयते अलग है। जी धातु से जयते बना एक वचन प्रथम पुरुष, तो जयते का मतलब जीतता है, जीत होती है उसकी, और अगर परा लगा दिया तो पराजय, पराजय मतलब हारता है। देखिए विपरीत अर्थ हो गया, निषेध अर्थ हो गया, यानी उसका क्या हो गया, पराभव हो गया, हार हो गई, अर्थ परिवर्तन हो गया उपसर्ग लगते ही। ऐसे ही भवती यानी होता है, भवती का मतलब होता है, लेकिन परा लगाते ही पराभवती हो गया, पराभव होता है यानी हार जाता है। इस तरह के विपरीत अर्थ हमें देखने को मिलते हैं परा उपसर्ग से। अब जो उपसर्ग है, इस अप उपसर्ग का न्यूनता, कमी, इस प्रकार के अर्थ में देखिए फिर वही धातु हरती आ गया, हरण करता है, लेकिन अप लगाते ही अपहरती, अपहरण करता है। अपकरोति, करोति का मतलब करता है, लेकिन अप लगा दिया तो अपकरोति, अपकार करता है, किसी का तिरस्कार करता है, तो न्यूनता, हीनता, हीनता का भाव यहाँ प्रदर्शित करवाता है, अपकरोति अपकार करता है। तो इस तरह के अर्थ वहां पे मिलेंगे इन उपसर्गों में। सम उपसर्ग अच्छे के अर्थ में उचित, सम्यक, सुष्ठु इस अर्थ में देखने को मिलता है। तो इसके देखिए पठती का मतलब होता है पढ़ता है, लेकिन अगर सम के साथ ले रहे हैं, सम पठती, तब हमारा ये शब्द बन जाएगा और अर्थ बन जाएगा अच्छी तरह से पढ़ता है। पढ़ना बिना अर्थ के भी हो सकता है, सिर्फ जो लिखा हुआ है, लिखित पाठक है, इनको अधम पाठक बोलते हैं, तो जैसा लिखा वैसा ही बोलता जाए, वो पढ़ना हुआ। लेकिन अगर अर्थ ग्रहण के साथ अगर पढ़ रहा है अच्छी तरह से, लय ताल के साथ, तो संपठती यानी अच्छी तरह से पढ़ रहा है समझ करके। अलंकरोति, अलंकार करता है, लेकिन अगर सम लगा दिया, सम अलंकरोति, सुशोभित करता है उसको, सम अलंकरोति सुशोभित करता है किसी भी चीज को, तो ये सम उपसर्ग यहाँ पे और अच्छा उनको बना दे रहा है। क्रिया हो रही है लेकिन और अच्छे रूप में उसको प्रस्तुत करता है सम उपसर्ग। अनु उपसर्ग हम देख रहे हैं पीछे, अनुगमन, अनुसरण के अर्थ में, तो यहाँ पे गच्छति का मतलब होता है जाता है, और अनु लगा दिया तो अनुगच्छति यानी पीछे पीछे जाता है।
इस तरह का अर्थ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अनुगच्छति पीछे पीछे जाता है। धावती का मतलब होता है दौड़ता है। अनु लगाया, अनुधावती बन गया। अनुधावती यानी पीछे पीछे दौड़ता है। अनुवदती पीछे पीछे बोलता है। कोई आगे एक लाइन कोई दूसरा बोल रहा है, उसी के पीछे हमें भी उच्चारण करना है, जैसे प्रार्थना स्तर में बालक करते हैं। तो अनुधावती, अनुवदती, अनुगच्छति, अनुखादती, कोई खा लिया खाना उसके बाद खाना खिलाते हैं दूसरों को, तो अनुखादती। इस तरह के शब्द वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। अब उपसर्ग जो है वो नीचे या समझने के अर्थ में। देखिए नीचे तो किसी की गति हो रही हो और समझना अर्थ ग्रहण हो रहा हो, दोनों ही अर्थों में हम यहाँ पे अव के उदाहरण देख रहे हैं। अवगच्छति, अवगच्छति का मतलब होता है समझता है, अवगमन हो रहा है उसको। अवगच्छति हम देखते हैं मनोविज्ञान में, वहां पे भी अधिगम, अधिगच्छति होता है, वैसे ही अवगच्छति का मतलब समझता है। और अवपतति, यहाँ देखिए पतति गिरना होता है, तो कोई भी व्यक्ति ऊपर तो गिरता नहीं है, नीचे ही आता है, तो ये अवपतति मतलब नीचे गिरता है। तो समझना और नीचे दोनों ही अर्थों के उदाहरण हमने यहाँ पे रखे हैं। निर और निश ये दोनों ही मनाही या निषेध के अर्थ में है। निर्गच्छति निकल जाता है, एक तो अर्थ है जाता है गच्छति का, और निर लगाए तो निर्गच्छति निकल जाता है, यानी पहले यहाँ था अब निकल गया तो उसकी कमी हो गई, मनाही हो गई, निषेध हो गया, नहीं अब। फिर है निस्सारयति, सारयति फिर निस्सारयति, निस्सारयति ने निकलवाता है, तो वहां से उसकी स्थिति नकारात्मक हो गई, पहले सकारात्मक थी। दुर और दुष ये दोनों कठिन या दुष्कर के अर्थ में है। दुराचरति, देखिए आचरति शब्द है यहाँ पे, आचरति, आचरति क्रिया मतलब आचरण करता है, व्यवहार करता है, लेकिन ये नहीं फिक्स हुआ कि वो अच्छा व्यवहार करता है या बुरा। तो यहाँ पे दुर उपसर्ग लगाया, कठिन, दुष्कर या बुरा, एक अर्थ और ले लीजिए बुरा। तो दुराचरति मतलब दुराचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, बुरा आचरण करता है। और दुष्करोति किसी का बुरा करता है, दुष्करोति किसी का बुरा करता है या कठिन कार्य करता है, किसी के लिए दुष्कर बना देता है, तो दुष्करोति। आगे देखिए ये भी हो गए। विपसर्ग विशिष्ट के अर्थ में है, रहित के अर्थ में है। देखिए विलपति, विलपति शब्द क्या है? बालक हैं, किसी चीज के लिए जिद कर लेते हैं तो रोने लगते हैं, रोना, पटकना, उठाना, चीजों को फेंकना, इस तरह से करते हैं, तो वो उनका विलाप कहलाता है। आलाप, लब धातु से अगर आ लगाते हैं तो आलाप बनता है, बी लगाते हैं तो विलाप बनता है, प्र लगाते हैं प्रलाप बनता है। इस तरह से धातु एक है लेकिन अलग अलग उत्सर्ग से और अलग अलग शब्द बन रहे हैं। अर्थ है कि विलपति विलाप करता है। देखिए यहाँ पे जय शब्द है, जयते, जयते से जीत होती है, और वी लगा दिया तो अर्थ वही है, थोड़ा सा विशिष्ट हो गया है। यहाँ पे विजय होती है, जय होना, जीत होना और विजय होना में बहुत अंतर हो जाता है, तो उस अंतर के साथ विजय यानी विजय होती है, बड़े स्तर की बात हो जाती है, विशिष्ट बात होती है। तो ये उपसर्ग की बात हुई। आम से आ उपसर्ग है, विपरीत या सीमा अर्थ में। देखिए गच्छति जाता है, और आ लगाते ही क्या बन गया? आ गच्छति यानी आता है, विपरीत अर्थ हो गया उसका। पहले जा रहा था फिर आ रहा है, तो एकदम विपरीत अर्थ करने के लिए आ उपसर्ग लगाते हैं। नयति का मतलब होता है ले जाता है, आ लगाते ही हो गया आनयति यानी लाता है। इस तरह के विपरीत अर्थ में हम इनको देख रहे हैं। अर्थ के साथ अलग अलग उदाहरण, दो उदाहरण के रखे हैं, और देखते हैं हमारे और उपसर्ग जो हैं उनको भी हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे और देखते हैं हम उपसर्गों को। यहाँ पे नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग का अर्थ देखिए नीचे या निषेध के अर्थ में है, नीचे या निषेध के अर्थ में। और उदाहरण देखिए इसके, निषेधयति और निरारति। निषेधयति निषेध करता है, उसकी विपरीत करता है, मनाही करता है। और निराहरति, निराहरति मतलब निराहार रहता है, उपवास करता है। निराहरति हो गया उपवास करने के लिए। निषेधयति निषेध करने के अर्थ में हो गया। ये है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग जो है वो प्रधानता या ऊपर के अर्थ में है। अधि उपसर्ग
प्रधानता यानी श्रेष्ठता बताने के लिए, या ऊंचाई या ऊपर का भाव बताने के लिए है। उदाहरण देखिए, गच्छति यानी जाता है, अधिगच्छति लगाया तो बन गया अधिगच्छति, अधि उपसर्ग के साथ ऊपर की ओर जाता है, अधिगच्छति। ठीक है। अध्यास्ते, आस धातु रहने के अर्थ में अधि उपसर्ग लगाया, अध्यास्ते बना। अध्यास्ते का मतलब ऊपर बैठा है, पर बैठा है। अपि भी के अर्थ में है, लेकिन यहाँ अव्यय होता तो भी होता। अपि उपसर्ग छिपाने के अर्थ में है, ढकने के अर्थ में है, तो अपि धातु शब्द बनता है, यहाँ पे क्रियापद बनता है अपि धातु, यानी बंद कर दो, ढक दो। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। अति जो उपसर्ग है वो देखिए अधिकता, उत्कर्ष या अच्छे के अर्थ में होता है, अधिकता के अर्थ में होता है। अतिशेते, शेते होता है सोता है, शयन करता है। अति यानी ज्यादा, तो बहुत ज्यादा सोता है तो अतिशेते। अतिशोभते, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, अतिशोभते। इस तरह के शब्द क्रियापद हमारे सामने बन रहे हैं उपसर्गों से। सु उपसर्ग से बनने वाले जो अर्थ है इसके सुष्ठु और उचित। सुष्ठु और उचित के अर्थ में सु उपसर्ग है, और क्रियापद बन रहा है सुशोभते, सुशोभित होता है, अच्छा लगता है। उद जो उपसर्ग है वो ऊंचाई या ऊपर के अर्थ में हमें बयान करता है, शब्दों का अर्थ बताता है। तिष्ठति यानी बैठता है, ठहरता है, लेकिन जब उद उपसर्ग लग गया तो उत्तिष्ठति, खड़ा हो जाता है, ठहरता है। उद्गच्छति, ऊपर की ओर जाता है, चढ़ना हो गया, ऊपर की ओर जाता है, उद्गच्छति। अभी उपसर्ग जो है समीप या सामने, सामने होता है, पास होता है, तो उसको अभी उपसर्ग से हम यहाँ पे शब्दों के सामने जोड़ के चलते हैं। क्रियापद है गच्छति, जाता है, लेकिन अभिगच्छति बना दिए तो अभिगच्छति का अर्थ हो गया सामने जाता है, सामने आता है। आ लगा दिए तो अध्यागच्छति हो जाएगा, सामने आता है, पास में आता है। प्रति जो उपसर्ग है वो विपरीत अर्थ में और प्रत्येक के अर्थ में, देखो चीजें हैं एक एक करके आती हैं, तो सभी के बारे में प्रत्येक चीज है तो प्रत्येक के सामने, और या विपरीत, विपरीत अर्थ बताना तब भी प्रति जो उपसर्ग है इस प्रति का प्रयोग करते हैं। प्रतिभासते, एक तो भासते का अर्थ होता है बोलता है, भाषण करता है, लेकिन प्रति लगाया तो सामने से, प्रत्युत्तर में कोई बोल रहा है उसके प्रत्युत्तर में अगर कोई बोला जाता है तो बोलते हैं प्रतिभासते, यानी कि सामने से बोलता है, विपरीत बोलता है। प्रतिकरोति, करोति का मतलब करता है, लेकिन प्रतिकरोति प्रतिकार करता है। कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है उसका विरोध करना या उससे लड़ाई करना, संघर्ष करना, सामना करना, वो प्रतिकार होता है, प्रतिकरोति, इसका विपरीत करता है। और ये उपसर्ग जो है वो विशिष्ट है अपने आप में। नजदीक या चारों ओर, किसी के चारों ओर चक्कर लगाना हो, पास पास घूमना हो, पास पास रहना हो, आस पास की स्थिति में, तो नजदीक और चारों ओर के अर्थ में देखिए चरती यानी चलता है, परिचरती बन गया तो चारों ओर चलता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। परिभ्रमति ऐसे ही चारों ओर चक्कर लगाता है। परिनयति, नय बाद में बना है, पहले नयति है, नयति, नयति यानी ले जाता है, परि यानी पास में या चारों ओर, उसके चारों ओर ले जाता है। देखिए हम ब्याह शादी करते हैं उसको परिणय बोलते हैं, परिणय इसलिए कि उस अग्नि के चारों तरफ ले जाता है, चक्कर लगवाता है। और साथ में नजदीक के अर्थ बोला जाए तो वह व्यक्ति जब परिणय सूत्र में बंध जाते हैं तो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, ऐसे परिणय यानी दोनों नजदीक आते हैं, एक दूसरे को नजदीक ले जाते हैं, तो परिणय की शब्द बनता है। उप जो उपसर्ग है उसे देख, समीप या छोटे अर्थ में हमने वहां पे बात की थी, समीप या छोटे के अर्थ में उप उपसर्ग लगता है। इस उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द गच्छति से उपगच्छति और करोति से उपकरोति, यानी कि उपगच्छति यानी पास में जाता है, उपकरोति यानी उपकार करता है। इस तरह के हमारे ये संख्या में कितने 22 दिख रहे हैं, लेकिन निर और निश और दूर और दुष वहां पे विकल्प में दो रखे तो वो 2 अतिरिक्त वहां पे जाकर के ऐसे संख्या 22 होते हैं प्रादेय। इन उपसर्गों के अर्थ और उदाहरणों को देखा। अभी भी उपसर्ग में कुछ एक परिस्थितियां या ये सोचे धातुवी बिंदु हैं जिन पे चर्चा करना बाकी है कि किस तरह की धातुओं के साथ कैसा उपसर्ग लगने से उसके अर्थ परिवर्तन को हम देखेंगे, लेकिन वो देखना होगा अगली क्लास में। मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।